हूँ। ओके, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो जल्दी से लाइव आइए एक बार, क्योंकि मैंने एक्चुअली ना टाइम से पहले ही क्लास स्टार्ट कर दी। मुझे लगता है 3 से 4 मिनट का अभी समय है, तो बच्चे अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। जब तक हम बातें करते हैं, ओके, सबसे पहले आप लोग ये बताओ, आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे ना कि अच्छा देखो, कुछ बच्चे तो हैं जो पर्टिकुलर एसएससी जीडी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमें तो एसएससी जीडी के लिए हमने बैच लिया है, लेकिन कुछ हैं कि जो आसपास के और भी एग्जाम दे लेते हैं। तो जरा बताइएगा किस किस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके राहुल कुमार जी, ठीक है, समझ गए। अनूप, ओके अनूप, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुमित कुमार, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। रोहित, ये तो मुझे पता ही था कि आप एसएससी जीडी के लिए होंगे, क्योंकि अभी इंडिया में अगर बात करें सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो वो एसएससी जीडी की हैं हाल फिलहाल में। ओके दिनेश, चलो बहुत बढ़िया। मैम बायोलॉजी का क्लास कितने दिन चलेगा? बेटा मंडे से फ्राइडे रेगुलर क्लास चलेगा, सोमवार से शुक्रवार अब आपकी क्लास डेली होने वाली है ना। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वीक में 5 दिन एटलीस्ट मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ, ठीक है। अभी तक जितनी क्लास नहीं ली थी, लेकिन अब मैं सारा का सारा कर दूंगी, है ना, कवर कर दूंगी, ठीक है। एक कह रहे मैम आप मस्त पढ़ाते हो, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कुछ, तो कैसे कह सकते हो। अंकित माथुर कह रहे मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा, आप ट्रेन से क्लास देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सरवन किरण, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। आ चुके होंगे सारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रही हूँ। और हाँ, इसी समय होगी डेली मेरी क्लास जो है वो 8 से 9, 1 घंटे होगी, क्योंकि 1 घंटे बहुत है, 1 घंटे पढ़ लो बहुत है डेली। हो सकता है कभी कभी वीक में 6 दिन लूं, बाकी मिनिमम 5 दिन तो क्लास लेने वाली हूँ। 5 दिन तो मैं क्लास लूंगी ही लूंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि 6 दिन भी ले लूं, वो देखते हैं आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो किसी चीज की शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज से हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बैच में। सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर हमेशा साइंस के पार्ट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आप जानते हैं, है ना। अब साइंस में 3 पार्ट होते हैं, बायो वाला, केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, फिजिक्स आप अंकुर सर से पढ़ रहे हैं, कोई आपको डाउट वाली बात नहीं है। आपसे पढ़ने में हमें मजा आता है। अरे अभी कुछ पढ़ाने तो दो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं है क्लास, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है आपकी और हमारा, बहुत लंबा साथ है हम लोगों का, है ना। चलिए सुनिए, तो आज से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी। जब कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जब आप उसका सिलेबस चेक करते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और जनरल साइंस में लिखा हुआ होता है बायोलॉजी। एक होता है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स। ये तीनों ब्रांच है आपकी साइंस की। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, ये मुख्य शाखाएं 3 हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ दो, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं बच्चों, तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? आज और कल की क्लास में दोनों दिन आपका इंट्रोडक्शन चलने वाला है बायोलॉजी का, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसों से। आज और कल दोनों क्लास में आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं आज आपको इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ाने वाली हूं, किस तरीके से पढ़ाने वाली हूं, पूरा आपको सिलेबस नोट करवाऊंगी कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ेंगे, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज एग्जाम में क्वेश्चन आने का, किस किस मतलब थ्योरी के साथ कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी आपको। तो ये सारी बातें आज और कल की क्लास में करेंगे। अभी हम हाल फिलहाल चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ आपको टर्म्स बताऊंगी और कुछ टर्म्स के मीनिंग बताऊंगी कि ये आपके एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आज और कल कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। 2 क्लास में हमेशा क्या करती हूं बेटा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देती हूं, 2 क्लास के बाद हम एक चैप्टर की तरफ चलेंगे। चलिए तो सुनिए जरा, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। जब बायोलॉजी शब्द की बात करते हैं तो ये जो शब्द है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक है बायो, बायो को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है बायोस, और लोजी को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है लोगोस। बायोस लोगोस ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, बायोस प्लस लोगोस। जब आप बायोस की बात करते हो तो बायोस को इंग्लिश में बायोस का मीनिंग होता है ऑल लिविंग्स, और हिंदी में होता है बच्चों सभी प्रकार के
सजीव, सभी प्रकार के सजीव, ऑल लिविंग्स। आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग्स हैं उनको बोलेंगे आप ऑल लिविंग्स। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, उस चीज के बारे में अध्ययन करना, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द की, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। ये है लैटिन टर्म। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द हैं ये लैटिन टर्म है। लेकिन जब इन्हीं टर्म्स को, जब इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में देखते हो तो बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग्स, सभी प्रकार के सजीव, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। तो यहां से बायोलॉजी का डेफिनेशन, परिभाषा क्या निकल के आती है कि जो बायोलॉजी है वो एक साइंस की ब्रांच है। किसकी? विज्ञान की ब्रांच है। जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, वैसे ही बायोलॉजी भी किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो बच्चों, हम स्टडी करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग्स, सभी प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग्स। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में ध्यान से देखिए, और आपके चारों तरफ जितने भी लिविंग्स दिख रहे हैं आपको, उन सारे लिविंग्स के बारे में स्टडी करना एक साइंस का ब्रांच बना दिया गया है। और कौन सा ब्रांच बना दिया गया है? बायोलॉजी बना दिया है। जैसे मैंने बोला, हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? आप बताओगे मैम, केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हम गैसेस पढ़ते हैं, हम मेटल पढ़ते हैं, नॉन मेटल पढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपके चारों तरफ डेली लाइफ में क्या क्या केमिकल, क्या क्या रसायन, क्या एलिमेंट, क्या धातु, क्या अधातु आप यूज करते हो, उनके बारे में पढ़ना केमिस्ट्री हो गया। और अगर बायो की बात करते हैं तो आपके चारों तरफ आप ध्यान से देखेंगे जितने भी टाइप के लिविंग्स हैं उनके बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब मैं यहां पर आपको जितने भी घंटे की बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने वाली हूं? लिविंग्स के बारे में बात करने वाली हूं। अब आप बोलोगे मैम ये लिविंग्स क्या होते हैं? हम बात करेंगे थोड़ी देर में। जब आप लिविंग्स की बात करते हो तो एक पॉइंट बता रही हूं, सिर्फ वो पॉइंट नोट करना कि जब लिविंग्स की बात करते हैं तो साइंस कहती है लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या हो? सेल्स हो, जिसका शरीर किससे मिलकर बना हुआ हो? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ हो, सेल से मिलकर बना हुआ है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी संरचना जो किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, उसे लिविंग कहा जाता है, उसे सजीव कहा जाता है। और इन्हीं लिविंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब आप बोलोगे मैम अगर लिविंग्स के बारे में बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग्स जो निर्जीव होते हैं, उनके बारे में कहां पढ़ते हो? तो नॉन लिविंग थिंग्स बनी हुई होती हैं एटम की। एटम बोले तो परमाणु की। जैसे ये आपका मार्कर, इसके अंदर एटम है। जैसे आपका ये बोर्ड, ये एटम का बना हुआ है। ट्यूबलाइट, पंखा, एसी, ये सब एटम के बने हुए हैं, ये परमाणुओं के बने हुए हैं। और एटम से बनी हुई चीज साइंस में या तो पढ़ते हो आप फिजिक्स में, या आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऐसा कोई संरचना, ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो एटम से मिलकर बनी हुई है। और एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, वो निर्जीव होती हैं। इसका मतलब जब जब हम एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एलिमेंट्स की बात करेंगे, गैसेस की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की बात करेंगे, तो हम साइंस की कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री। लेकिन आपके चारों तरफ ऐसी स्ट्रक्चर जो किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है।
और सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? लिविंग बोलते हैं। जैसे मैं लिविंग हूं, जैसे मेरी बालकनी में पेड़ पौधे हैं वो लिविंग हैं, जैसे गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, जैसे मछली, जैसे मेंढक, ये सब लिविंग्स हैं। हम बात करेंगे लिविंग क्या होता है। हाल फिलहाल इतना जानिए कि भैया बायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है। बस फिजिक्स केमिस्ट्री में हम ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं जो एटम की बनी हुई होती हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं जो किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है, कोशिकाओं की बनी हुई होती है। साइंस कहती है लिविंग वही है जो किससे मिलकर बना हुआ हो? सेल्स। जिसके शरीर के अंदर सेल्स है वो लिविंग है, जिसके शरीर के अंदर सेल्स है वो लिविंग है। आप हमारे इतने से नाखून को काट कर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो उसमें आपको लाखों करोड़ों सेल्स दिखेंगी। या आप अपनी हल्की सी स्किन, इतना सा हिस्सा देखोगे स्किन का, तो इसमें आपको लाखों करोड़ों सेल्स दिखेंगी। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो किससे मिलकर बना हुआ हो? सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम लिविंग। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब हम यहां पर एटम या नॉन लिविंग थिंग्स की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हम यहां किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लिविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं, आप लोगों से पूछ लूं कि भैया लिविंग्स किसे बोलते हो? आप बताओ लिविंग किसे बोलोगे? सजीव किसे बोलोगे? मैं एक सजीव हूं, मेरा शरीर क्या है, मैं कैसी जीव हूं? मैं लिविंग हूं, मैं सजीव हूं। लेकिन ये मार्कर क्या है? ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ये एक निर्जीव वस्तु है। तो अगर मैं बात करूं कि लिविंग्स किसे कहते हो, आप लिविंग्स किसे कहोगे? लिविंग, आप पहला तो पॉइंट आपने बोल दिया कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या होनी चाहिए? सेल होनी चाहिए। सबसे पहले सुनिएगा कि सेल क्या होती है। एक बच्चे का डाउट भी आया, राहुल राठौड़ कह रहे हैं सेल क्या होती है। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सबसे छोटी इकाई सेल है उसी को लिविंग बोलते हैं। कहने का मतलब सेल क्या है? किसी भी लिविंग बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी लिविंग बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट। और स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या है? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई कोई भी लिविंग बॉडी है, चाहे गाय हो, भैंस हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, हम बात करेंगे धीरे धीरे एक एक बारे में। तो ऐसा कोई बॉडी, ऐसी कोई संरचना जिसके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और इसी कोशिका से वो लिविंग बना हुआ है। कैसे बना? ध्यान से सुनिएगा, कैसे बना ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। इसका मतलब जब कभी भी किसी लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ होगा तो सबसे पहले क्या बना हुआ होगा? एक सेल बना हुआ होगा, एक कोशिका बना होगा। और किसी भी लिविंग बॉडी का जो फर्स्ट सेल होता है, जिसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ, उसे कहा जाता है जाइगोट। उसे क्या कहा जाता है? जाइगोट। युग्मनज कहा जाता है, उसे युग्मनज कहा जाता है। ये जाइगोट क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई भी लिविंग है, उस लिविंग का जब निर्माण हुआ, किसी सजीव चीज का जब निर्माण होता है, तो जो सबसे पहली स्ट्रक्चर बनती है उसे जाइगोट, उसे युग्मनज कहा जाता है। मतलब फर्स्ट सेल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। किसी भी सजीव के शरीर की जो प्रथम कोशिका है उसे क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। तो ये एक है। जाइगोट क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है? जाइगोट में एक सेल है, और जहां पर एक सेल होती है उसे कहा जाता है यूनिसेल्यूलर। उसे क्या कहा जाता है? यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय संरचना। तो एक बार एमटीएस के पेपर में क्वेश्चन आया था
कि जाइगोट इज विच टाइप ऑफ सेल या जाइगोट इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आपको वहां पर आंसर करना था। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। जाइगोट एक सेल है, सिंगल, और सिंगल सेल को कहा जाता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय संरचना। तो सबसे पहले जब किसी लिविंग का बॉडी का फॉर्मेशन हुआ तो जो सबसे छोटी यूनिट थी, स्मॉलेस्ट यूनिट थी, उसी को सेल कहा, और जो फर्स्ट सेल था उसका नाम रख दिया जाइगोट, उसका नाम रख दिया आपने युग्मनज। अब क्या होगा, एक सेल बना। अब ये सेल जैसे जैसे मैच्योर होगी, जब ये बड़ी हो जाएगी, ये विकसित हो जाएगी, तो इसके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, एक जैविक क्रिया होगी। क्या उसे कहा जाता है? सेल डिवीजन। ध्यान से सुनिएगा। भी आ गई होगी साउंड बेटा, वो बैटरी चली गई थी सुबह से, मैंने चेंज नहीं। ओह, आ गई होगी साउंड, क्योंकि मैंने बैटरी चेंज नहीं की थी आज सुबह से, अभी कर दी है। अभी ठीक है, आ रही है अभी साउंड, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ठीक है, आ गई ना? हाँ, चलिए सुनिए, मैं एक बार रिपीट करती हूँ जो 1 मिनट मैंने पहले बोला था। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी भी लिविंग बॉडी का जब फॉर्मेशन होता है तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, जो सबसे छोटा इकाई बनता है, उसे सेल कहा जाता है, और वो सेल जो सबसे पहले बनी उसका नाम जाइगोट। और जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है? जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एक कोशिका है इसके अंदर। अब क्या होगा, ये जाइगोट जैसे ही बड़ा होगा, ये मैच्योर होगा, तो इसके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी जिसका नाम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ये जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा और ऐसे 2 सेल बन गई। फिर ये सेल आगे डिवाइड करेंगी, ऐसे ऐसे बहुत सारा सेल डिवीजन होता रहता है, और ऐसे बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। ऐसे 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनेंगी, फिर 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। और ऐसे जब बहुत सारी सेल्स बनकर आपस में जुड़ जाती हैं तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसका नाम आता है टिश्यू। इसे कहा जाता है टिश्यू, उत्तक कहा जाता है। सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट ने अपने आप को डिवाइड किया। जाइगोट में डिवाइड हुआ, किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हुआ? थ्रू सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन हुआ और जाइगोट ने डिवाइड करके ऐसे बहुत सारी सेल्स बना दी। और ये जो बहुत सारी सेल्स का क्या है? ग्रुप है, एक समूह है। इसी ग्रुप को आप नाम देते हो टिश्यू। एक बार एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज टिश्यू, उत्तक क्या होता है? तो क्या है उत्तक? कुछ भी नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है टिश्यू। तो सेल बना, सेल से टिश्यू बने। फिर क्या होते हैं बच्चों, ये टिश्यू आपस में ऐसे देखो, सेल्स की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे बहुत सारी हजारों लाखों जब सेल्स की लेयर बन जाती हैं तब वहां पर टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यही टिश्यू आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे टिश्यू, जैसे एक टाइप के टिश्यू होंगे वो इधर चले गए, दूसरे टाइप के टिश्यू हैं वो इधर चले गए, तीसरे टाइप के टिश्यू हैं वो इधर चले गए, और फिर इन्हीं टिश्यू से आगे चलकर बनना स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बोले तो अंग, अंगों का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, अंग बनने लग जाते हैं।
जैसे अंग हाथ, कान, नाक, पैर, गला, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑर्गन आपके बॉडी में। और जब ये बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका एक जैसा काम होता है, जैसे मैंने कहा आपने खाना कहाँ खाया, माउथ में, मुंह में आपने खाना खाया, मुंह का खाना जाता है फूड पाइप में जिसे आप भोजन नली बोलते हैं, फिर जाता है पेट में, फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इन सारे ऑर्गन्स में फूड जाता है, फिर उस फूड का डाइजेशन होता है। तो सोचिए कितने सारे ऑर्गन्स हैं जिनमें सिमिलर सा काम हो रहा है, एक जैसे काम कर रहे हैं। माउथ में भी डाइजेशन होता है, पेट में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है। तो ये ऑर्गन का ऐसा ग्रुप है जहां पर फूड का डाइजेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके एक जैसे फंक्शन है, जो एक जैसे काम करते हैं, उन ऑर्गन का जो ग्रुप है उन्हें कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। उसे क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र कहा जाता है। जैसे मैं बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ाऊंगी आपको आगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम पढ़ाऊंगी मैं आपको। और जब इतने सारे सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो एक बॉडी बनता है। लेकिन वो बॉडी कैसा बनता है? वो एक लिविंग बॉडी बनता है। सिर्फ बॉडी नहीं, बॉडी तो मार्कर की भी है, लेकिन मार्कर कोई लिविंग थोड़ी है। बॉडी तो इस डिजिटल बोर्ड की भी है, लेकिन ये लिविंग थोड़ी है। तो आप लिखोगे लिविंग बॉडी बनता है, एक सजीव शरीर बनता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीव विज्ञान में हम सभी प्रकार के सजीवों के बारे में स्टडी करेंगे, और लिविंग वही है जिसके अंदर क्या है। सबसे पहला कैरेक्टर मैंने बता दिया कि लिविंग किसको बोलोगे? एक सजीव किसे बोलोगे? जिसके बॉडी में क्या है, जिसके शरीर में क्या, जिसका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। या आप बोल दो जिसके शरीर में क्या, जिसके शरीर में क्या हो? सेल्स हो। अब बात करते हैं कि कैसे मैम आपने सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर को लिविंग क्यों बोला। देखो बेटा, अगर सेल नहीं होता तो क्या टिश्यू बनते? नहीं बनते, क्योंकि जब एक सेल बनती है तो उससे अनेकों सेल्स बनती हैं, और बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को ही टिश्यू बोला आपने। तो एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनी, उसे टिश्यू बोला। अगर टिश्यू नहीं होते तो आपके ऑर्गन्स नहीं बनते, ऑर्गन्स नहीं बनते तो एक ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो कोई भी लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब मैम ये लिविंग किससे मिलकर बना हुआ है? सेल। और इसी लिविंग के बॉडी की जो फर्स्ट सेल है उसे हम क्या नाम देते हैं? जाइगोट। उसे हम युग्मनज नाम देते हैं। तो साइंस कहती है कि आप बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हो? बायोलॉजी में आप अपने चारों तरफ जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हम लोग क्या है? ह्यूमन बींग्स। हम लोग हैं मनुष्य जाति। जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे भी लिविंग्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट्स में भी सेल्स होती हैं। अगर बोले कि प्लांट्स आर लिविंग, यस बिल्कुल प्लांट्स लिविंग है, हमारे जैसे हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में भी सेल्स होती हैं। तो अगर मैं बोलूं कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो लिविंग बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम लिविंग के आप एग्जाम्पल लिखवाओ, तो आप सारे एग्जाम्पल लिख दो। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जितने भी सारे आपके चारों तरफ के प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो भी किस में आते हैं? लिविंग्स में आते हैं। फिर बोल दो आप मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय, जैसे भैंस, जैसे घोड़ा, बकरी, बंदर, लंगूर, सब लिख दो आप। और जैसे मैमल्स में ही आते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जैसे मनुष्य जाति, जैसे मनुष्य जाति। जैसे आप लिखोगे एल्गी। एल्गी क्या होते हैं आगे बात करेंगे। शैवाल, एल्गीज भी क्या होती हैं? लिविंग होती हैं बच्चों। जैसे फंगी,
फंगी होते हैं कवक, कवक भी क्या होते हैं आप बताओगे लिविंग होते हैं। और बताऊं, जैसे आप बताओगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी लिविंग होते हैं। सभी प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया भी क्या होते हैं लिविंग होते हैं। लेकिन आप एक नाम सुनते हो, इस नाम ने दुनिया को अभी तबाह कर रखा है, वायरस, विषाणु। वायरस बच्चों लिविंग नहीं होते हैं। वायरस में दोनों कैरेक्टर होते हैं, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग के तरह बिहेव भी करता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या हो, जिसके बॉडी में सेल्स हो। और याद रखिएगा साइंस भी यही कहती है कि अगर कोई सजीव का शरीर है तो उसके शरीर में क्या होनी चाहिए, सेल्स, कोशिकाएं होनी चाहिए। लेकिन जो वायरस होते हैं, इन वायरस में सेल्स नहीं होती हैं। वायरस में सेल्स नहीं है, वायरस में कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। इसीलिए वायरस को कहा जाता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब है निर्जीव। अगर वायरस बाहर पड़ा है, एनवायरमेंट में पड़ा है, तब तक वो नॉन लिविंग है। उसमें हमारे जैसे कोई कैरेक्टर नहीं है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर सेल्स नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी वायरस को होस्ट सेल मिलती है, होस्ट सेल का मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग बॉडी मिल गया उसे। इस कमरे में वायरस पड़े थे, मैं इस कमरे में जैसे ही आई मैं लिविंग हूं, ये वायरस आ गए मेरे बॉडी में। या तो मुंह से गए या नाक से गए, कुछ होते खून के थ्रू जाते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। और जैसे ही मेरे बॉडी में गया ये वायरस, वहां जाकर वो लिविंग्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब लिविंग्स की तरह बिहेव करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें सेल्स आ जाएंगी, नहीं। जैसे एक लिविंग बॉडी के करैक्टर होते हैं, लिविंग बॉडी के करैक्टर होते हैं रिप्रोडक्शन। ये वायरस मेरे शरीर में आके रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा। लिविंग बॉडी का करैक्टर होता है न्यूट्रिशन का, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस करता है। ये वायरस भी न्यूट्रिशन करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, याद रखिएगा कि वायरस में कोई भी सेल नहीं है, वायरस में कोई भी कोशिका नहीं है। इसलिए साइंस कहती है कि वायरस इज ए नॉन लिविंग थिंग, ये निर्जीव है। लेकिन जब भी कभी किसी वायरस को होस्ट सेल मिल जाती है, ये होस्ट सेल कोई सांप हो सकता है, कोई चमगादड़ हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं। जैसे आपने सुना था कोरोना वायरस सबसे पहले किस में आया था, सांप में, फिर सुना गया चमगादड़ में आया था, फिर सुना गया इंसान में आया। तो चमगादड़, सांप और हम लोग उस वायरस के लिए क्या हैं, होस्ट सेल हैं हम लोग। क्योंकि हमारे बॉडी में आकर वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, लिविंग्स की तरह बिहेव करने लग गया। कोरोना वायरस इस एनवायरनमेंट में पड़ा है, तब तक नॉन लिविंग है। जैसे ही हमारे बॉडी में जाएगा, अपनी फोटोकॉपी तैयार करने लग जाएगा, अपने आप में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। हमारे जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं उसमें हमारे बॉडी में जाते ही। तो आप बताओगे कि जो वायरस होते हैं वो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन याद रखिएगा वायरस में सेल्स नहीं होती हैं, कोशिकाएं नहीं होती हैं। लेकिन बैक्टीरिया में सेल हैं, कवक में सेल हैं, शैवाल में सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी में सेल्स हैं, प्लांट में सेल्स हैं, मैमल्स में सेल्स हैं। इसलिए ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग्स। ये सभी सजीवों के उदाहरण हैं। लेकिन वायरस को क्या कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक। क्या कहा जाता है, एक सजीव को निर्जीव से या निर्जीव को सजीव से जोड़ने वाली कड़ी, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है जोड़ने वाली, योजक कड़ी। और ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन आता है, इसे नोट बनाकर लिखना। जब जब मैं नोट डलवाऊं तो या मैं स्टार लगाऊं तो समझ लेना ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है या आया है पिछले एग्जाम में।
तो वायरस को क्या कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। किसे? वायरस को, विषाणु को। तो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बच्चों। तो सबसे पहला अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ध्यान से सुन लो, एक एक चीज ध्यान से सुनना। इस इंट्रोडक्शन की क्लास को हल्के में मत लेना, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में कम से कम 2.5 से 3 घंटे वेस्ट करती हूं अपने। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैम एल्गी और फंगी लिविंग है। यस, एल्गी में भी सेल्स होती हैं काजल, फंगी में भी सेल्स होती हैं, इसलिए वो भी लिविंग है। किस किताब में आपने पढ़ा कि एल्गीज आर नॉन लिविंग? फाड़ के फेंक दो उस किताब को। ठीक है, चलिए, तो बायोलॉजी मैंने कहा साइंस की ब्रांच है, उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। और लिविंग्स वही है जिसके अंदर आप बताओगे बेटा क्या हो? सेल्स हो, कोशिकाएं हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया, बहुत सारे। पहला लिविंग का कैरेक्टर समझ में आ गया। ये मार्कर नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें सेल नहीं है। मैं लिविंग हूं क्योंकि मेरे बॉडी में सेल्स है। अगर मेरे शरीर का इतना सा हिस्सा आप काट के माइक्रोस्कोप पे रखोगे तो इसमें करोड़ों सेल्स आपको दिख जाएंगी। अगर आपने एक प्लांट की डाली तोड़ी, प्लांट का एक फूल तोड़ा, प्लांट का एक पत्ता तोड़ा, उसके अंदर आपको लाखों सेल्स दिख जाएंगी। इसीलिए प्लांट्स भी लिविंग है। आपने अगर कोई बैक्टीरिया पकड़ा, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो आपको उसमें भी सेल्स दिख जाएंगी। कोई कवक पकड़ा, उसके अंदर भी सेल्स दिख जाएंगी। लेकिन वायरस में सेल्स नहीं होती हैं। हम बात करेंगे आगे कि फिर वायरस कैसे मल्टीप्लाई कर लेता है। बिकॉज वायरस हैविंग न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, वो सब बात की बातें हैं, सब डिस्कस करेंगे एक क्लास में, अभी नहीं। ठीक है, सब बातें करेंगे। हो गई? तो लिविंग्स का सबसे पहला कैरेक्टर क्या बोल दोगे? अब देखना एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो सुनो। एनसीईआरटी में लिखा कि कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों के लक्षण, उसमें सबसे पहला लक्षण लिख रखा है कि सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या समझोगे? कि लिविंग वही है जिसके शरीर में क्या हो? कोशिकीय संगठन हो। अब कोशिकीय संगठन का मतलब क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। कहने का मतलब है ऐसी कोई बॉडी, ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो? सेल्स हो, जिसका निर्माण सेल से हुआ। पहले सेल्स बनी, फिर क्या बने? टिश्यू बने, मतलब उत्तक बने। टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन्स बने, अंग बने। ऑर्गन से क्या बने बच्चों? ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम से अल्टीमेटली जाकर एक बॉडी बनता है। और वो बॉडी कैसी है? वो है लिविंग बॉडी। वो है लिविंग बॉडी, एक सजीव का शरीर। अब ये लिविंग कोई बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन लिविंग्स 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। सब बातें करेंगे आगे, सब एक एक पॉइंट से पढ़ाएंगे आपको। ये कोई शैवाल हो सकता है, ये कोई कवक हो सकता है, ये कोई जानवर हो सकता है, ये कोई इंसान का शरीर हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लिविंग्स में। तो इसका मतलब ही क्या है कि कोई भी लिविंग है उसमें सेल्स और सेल से बने हुई स्ट्रक्चर, और वो सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर क्या क्या है? टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और उसका बॉडी। तो पहला कैरेक्टर हो गया कि कोई भी लिविंग है उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसका कोशिकीय संगठन होना चाहिए। और उसका मतलब ये है। चलें आगे, दूसरे कैरेक्टर पे चलें कि लिविंग का कैरेक्टर क्या है। आप बच्चों बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि बायोलॉजी बहुत टफ है। जब आप 7 से 8 घंटे मेरे साथ पढ़ लोगे बायोलॉजी, इतना आसान लगेगा। क्योंकि अभी हो सकता है कुछ टर्म्स आपको समझ में ना आए, कुछ चीजें ना समझ में आए आपको। मैम प्लांट में भी जाइगोट बनते हैं। यस, प्लांट में भी जाइगोट बनता है, बिल्कुल बनता है पवन। सब बातें समझाऊंगी आगे। अभी बस मुझे अपने 5 से 6 घंटे दे दो, आपको सारी चीजें स्मूथली समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, बस 5-6 घंटे आप आंख बंद करके मेरे पे ट्रस्ट करो। उसके बाद इतना इंटरेस्ट आएगा आपको बायोलॉजी पढ़ने में
कि मजा आ जाएगा आप लोगों को, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो पहला, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए किसी भी लिविंग बॉडी में। दूसरा कैरेक्टर क्या है? साइंस कहती है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई सजीव का शरीर है, तो उसका अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। मैंने आपको ये तो बता दिया कि उसके बॉडी में सेल्स होनी चाहिए, लेकिन बच्चों अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है। कभी आपने सोचा है, सेल्स तो होती हैं, लेकिन सेल्स के अंदर क्या है? तो इन कोशिकाओं के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म, और हिंदी में इसे कहा जाता है जीव द्रव्य। हिंदी में इसका नाम पड़ता है जीव द्रव्य। तो साइंस कहती है, क्या कहती है साइंस? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वही है जिसके बॉडी में सेल्स हो। लेकिन किसी ने ये पूछ लिया कि भैया सेल का मतलब क्या, सेल के अंदर क्या है? तो वही सेल्स के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। अब आता है क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या होता है जीव द्रव्य, आता भी है एग्जाम में क्वेश्चन इससे कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। यह आता है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, कि प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, प्रोटोप्लाज्म किसका बना हुआ है। तो यहां पर आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। सुनिएगा जरा, एक सेल लिया आपने, डजेंट मैटर, आप प्लांट की लो, आप हमारी लो, किसी बैक्टीरिया की लो, किसी एल्गी की लो, किसी फंगी की लो, गाय भैंस घोड़ा बकरी, किसी की भी सेल लो। मैं ये नहीं कह रही हूं किसकी सेल की, मैंने ये कहा लिविंग की सेल होनी चाहिए। इस लिविंग की सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है। ऐसे सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है बच्चों झिल्ली, झिल्ली। ऐसे इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में कहा जाता है इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब मैं सेल वॉल की बात नहीं कर रही हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कोशिका भित्ति होती है। अरे सब छोड़ दो मेरे पे, जब कहां पर क्या पढ़ाना है मैं सब पढ़ाऊंगी। फिलहाल मैं इतनी आसान भाषा में इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी आपको कि आप खुद सोचोगे कि यस मैम आपने इंट्रोडक्शन बताया तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से क्लियर हुई। पहली बार सुनोगे आप बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके बाद कभी नहीं बताऊंगी। इसके बाद कभी मैंने किसी चैप्टर में प्रोटोप्लाज्म शब्द बोला तो वहां पर मैं नहीं बताऊंगी। इंट्रोडक्शन का मतलब तो यही होता ना, ठीक है। जब आप बात करते हो सेल्स की, तो सेल्स किसकी बनी हुई होती हैं? सेल्स के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है मैं ये बताना चाह रही हूं। कोई भी सेल है, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट आप बताओगे, यहां पे होता है उस सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। ये है इस सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहा जाता है केंद्रक। ये इस सेल का न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और केंद्रक के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन रहती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा चीजों को। केंद्रक के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन रहती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हिंदी में बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। जो सेल के चारों तरफ है उसे सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब सुनो, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सारे कंपोनेंट को एक साथ मिलाते हो तो उसे प्रोटोप्लाज्म, उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। ये कोई भी सेल है, लेकिन लिविंग की सेल है, क्योंकि लिविंग्स में सेल्स होती है, नॉन लिविंग में तो एटम होता है, परमाणु होता है। इस सेल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी जो भी चीज मटेरियल है, उस सारी चीज को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है मैम, क्या है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो बच्चों पहले तो सुनो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में रहता है एक गाढ़ा सा लिक्विड। एक लिक्विड है लेकिन वो गाढ़ा है। जैसे आप जेली टॉफी खाते हैं, जेली जेली आती है, जेली जेली खाते हैं ना, जेली जेली के अंदर जो लिक्विड होता है वो गाढ़ा होता है, वैसा ही हमारी सेल्स में एक लिक्विड होता है जेली जैसा, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, कोशिका, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। अब सुनो जरा ध्यान से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड रहता है गाढ़ा सा, उसी लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली होते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिका के अंदर जो अंग हैं उसे कोशिकांग कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब कुछ मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनेली हैं। अब जरा ध्यान से सुनो फिर से एक बार। मैंने कहा सेल्स के अंदर कोई भी लिविंग है उसके अंदर सेल्स होने चाहिए। सेल के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रही हूं, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म किसका बना हुआ होता है? किसी भी सेल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ जितना भी पार्ट है उस सारे पार्ट को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब अंदर की तरफ दो ही चीज होंगी, या तो होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड रहता है। केंद्र की झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव्य भरा हुआ होता है, उस द्रव्य को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये लिक्विड है, ये तरल है, और इस लिक्विड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, ये सब क्या होते हैं? आप बताओगे बेटा। इन सबको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इन्हें बोलते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग। और ये होते हैं सॉलिड, ये होते हैं ठोस। इसका मतलब मैम प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म दो चीजों का मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी दो चीज? एक तो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है, दूसरा सेल ऑर्गेनेलीज जो सॉलिड है। और यही एग्जाम का क्वेश्चन लिख देना। कैसे लिखोगे कि साइटोप्लाज्म दो चीजों का प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं, कि प्रोटोप्लाज्म एक सेल के अंदर जितना भी मटेरियल
जी अभी आ गई होगी साउंड। पता नहीं है क्या हो रहा है माइक में, ऐसी प्रॉब्लम तो कभी नहीं आती आपके बैच में। एक तो मैंने सबसे लेट क्लास ली आपके बैच में, ऊपर से ऐसी प्रॉब्लम। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा कुछ बच्चे हैं जो मतलब बहुत ही अजीब से कमेंट कर रहे हैं, शायद आप में से कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो मैं 2-3 बच्चों के कमेंट की रिप्लाई करना चाहूंगी। देखो बेटा मैं अपनी क्लास में सिर्फ पढ़ाई करवाती हूँ, कोई बकवास नहीं करती मैं, ना कोई मजाक करती, ना मुझे कोई शायरी बोलने आती, ना मुझे कोई चुटकुला बताना आता। मेरा काम सिर्फ पढ़ाई का है। एक बच्चा कह रहा है कि आप सिर्फ पढ़ा ही रही हैं, तो राहुल बेटा मैं पढ़ाने ही आई हूँ, मैं एक टीचर हूं और टीचर का काम क्या है, पढ़ाने का ही तो काम है, पढ़ाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी। शुभम का कहना है कि सिर्फ पढ़ाती हैं कमेंट्स नहीं देखती हैं, तो भैया मैं पढ़ाने के समय मैं अपना 100% देती हूं, मैं कमेंट्स नहीं देखती हूं। अब कमेंट्स में आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं मेरा नाम ले लो, आपकी क्लास लाइव चल रही है क्या, टाइमिंग क्या है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मैंने सब कुछ बता दिया कि मेरी क्लास अब रेगुलर होगी, वीक में 5 दिन होगी, डेली इसी समय होगी, 8 से 9 होगी। शायद आप क्लास में लेट हैं तो बेटा मेरे से बिल्कुल उम्मीद मत करो, मेरा काम सिर्फ कंटेंट देना है, क्योंकि मैं 1-2 बच्चों की वजह से मैं अपना फीडबैक खराब नहीं कर सकती। आप शायद पहली बार मेरे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैंने आप जैसे लाखों बच्चे पढ़ा रखे हैं ऑनलाइन, पिछले 4.5 से 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही हूं मैं, है ना। तो प्लीज है ना, ये सब उम्मीदें। अब तो आवाज आ रही है बेटा, है ना। राहुल आप नहीं है, वो राहुल राठौड़ है, आप तो राहुल कुमार हैं, ठीक है। तो बेटा मैं जब पढ़ाती हूं मैं सिर्फ पढ़ाती हूं। क्या चल रहा है क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चल रहा है। जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस नोट करवाऊंगी, सिलेबस नोट करवाने के बाद कोई चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। तो प्लीज है ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप मैनेजमेंट को फोन कीजिए, आप अपना अमाउंट रिफंड करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही है, मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा नाम ले लेना, वो कर देंगे आपको रिफंड, ठीक है। चलिए आइए, तो मैंने कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तब आप बोलोगे कि मैडम ने पढ़ाया नहीं, सर ने पढ़ाया नहीं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो सॉलिड पार्ट, और प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट को कहा जाता है सेल ऑर्गेनेली। अभी एग्जाम का क्वेश्चन है, पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रोटोप्लाज्म के ठोस भाग का नाम बताओ, तब आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म का सॉलिड पार्ट कहलाता है सेल ऑर्गेनेली, कोशिकांग कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुभम कह रहे हैं मैम प्रोटोप्लाज्म का हिंदी नाम बताओ। ये क्या लिखा हुआ है शुभम, ये क्या लिखा हुआ है, जीव द्रव्य, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का एक तो सॉलिड पार्ट हो गया, एक होता है प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट, जिसे हम बोलते हैं तरल भाग, लिक्विड पार्ट तरल भाग। और जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होता है उसे नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। इसका मतलब मैम प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ किस किस का, सेल ऑर्गेनेली प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब नहीं समझ में आया, आसान सी भाषा में समझ लो, प्रोटोप्लाज्म 2 चीजों का बना हुआ होता है, इससे आसान नहीं बता पाऊंगी। कौन कौन सा, एक उसका सॉलिड भाग, एक इसका लिक्विड भाग। सॉलिड वाले को बोलेंगे सेल ऑर्गेनेलीज और लिक्विड वाले को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसका मतलब जब सेल ऑर्गेनेलीज प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब तो समझ में आ गया होगा कि जब कोशिकांग और कोशिका द्रव्य जुड़ते हैं तब जीव द्रव्य बनता है। और यही एग्जाम का क्वेश्चन कि प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, किसका बना हुआ होता है प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गई ये बात कि सेल ऑर्गेनेलीज प्लस साइटोप्लाज्म जुड़ते हैं। क्या अभी भी साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या आज, कुछ मुझे लगता है कुछ नहीं, अभी तो साउंड क्लियर है बेटा। तो साइंस कहती है कि लिविंग वही है, लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या हो। ये सब पढ़ाऊंगी मैं आगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब कुछ पढ़ाऊंगी। तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखो, अभी फिलहाल हम बस कुछ टर्म्स का मीनिंग समझ रहे हैं। तो लिविंग वही है
जिसके बॉडी में क्या हो, सेल्स हो, और सेल्स के अंदर की तरफ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किसका बना हुआ है, दो चीजों का, बताओ किस किस का, सेल ऑर्गेनेलीज का और साइटोप्लाज्म का। तो ये लिविंग वही है जिसमें सेल्स है और सेल्स में प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। अब इस मार्कर में ना सेल्स हैं ना इसके सेल्स के अंदर, सेल्स ही नहीं है तो प्रोटोप्लाज्म हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे बॉडी में सेल्स हैं और सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब कुछ है हमारी सेल्स में। इसलिए हम क्या हैं, हम हैं लिविंग। और लिविंग के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। मैंने कहा ना, बायोलॉजी में आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात ही नहीं करोगे, आप सिर्फ किसकी बात करोगे, लिविंग्स की बात करोगे। तो लिविंग के दो कैरेक्टर पढ़ लिए आपने, सजीवों के दो लक्षण पढ़ लिए। पहला लक्षण क्या है कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स हों, कोशिकाएं हों, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम से पूरे उसके बॉडी का फॉर्मेशन हो, उसे लिविंग बोलेंगे। दूसरा, उसकी सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, तभी वो लिविंग होगा। तो आपने दो कैरेक्टर पढ़ लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आज के बाद कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये लिविंग बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो, आप बताओगे हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर वो बोलेगा किसको बोलते हो लिविंग, दो लाइन में बताओ। आप बोलोगे लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स हों, कोशिकाएं हैं। अब बोलेगा सेल्स में क्या होता है, सेल्स में होता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब आगे पढ़ाऊंगी, और साइटोप्लाज्म। तो दो कैरेक्टर पढ़ लिया आपने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब तीसरा कैरेक्टर क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। कल बताऊंगी लिविंग वही है जिसमें रेस्पिरेशन हो, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो। फिर परसों हम पूरा सिलेबस बनाएंगे, खुद से बनाएंगे हम सिलेबस, ठीक है, खुद से बनाएंगे हम सिलेबस। मैं आपको बनाऊंगी कैसे, कौन कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे कैसे, वो परसों डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम समझ में आएगा। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि भैया बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, हम सब बताएंगे। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, आप थोड़ा इस टर्म को जानो, बायोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या है वो समझा रही हूं मैं आपको, और कुछ नहीं समझा रही हूं। जब आपको शब्द का मालूम नहीं पता लगेगा तो क्या पढ़ा दूं मैं चाहती थी तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर देती, लेकिन नहीं, जब तक आपको इस बायोलॉजी टर्म का मीनिंग नहीं पता लगेगा आपका पढ़ना बेकार है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसीलिए आज मैंने इसका मीनिंग बताया है, कल भी बताऊंगी, परसों सिलेबस वगैरह नोट करके अगले दिन से अपने एक नए चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम। जो भी आप बोलोगे चैप्टर, क्योंकि जब सिलेबस लिखवा दूंगी तो आपके सामने चैप्टर आ जाएंगे, सब याद हो जाएगा आप लोगों को। बस मेरे को अपने 5 से 6 घंटे दे दो, उसके बाद आप लोग ऐसे पढ़ाओगे ना, तुम लोग बोलोगे वाह मैम एकदम बढ़िया तरीके से बायोलॉजी का डर दूर कर दिया आपने, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन तब तक शांत स्वभाव से बैठ के चुपचाप मेरी बातें सुन लो बस, और नोट्स बना लो, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में बोले तो